हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में सबसे पहले बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। तो देखिए, स्पीकर का रोल सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होता, वो लोकसभा के डिसिप्लिन, डेकोरम और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है स्पीकर इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो देखिए, जब भी जनरल इलेक्शंस के बाद नई लोकसभा का गठन होता है, सबसे पहला काम होता है स्पीकर को चुनना। यहाँ पे ये याद रखें, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स स्पीकर को चुनते हैं, यानी एमपीज खुद मिलकर अपने बीच से एक मेंबर को स्पीकर चुनते हैं। ये एक सिंपल मेजोरिटी वोट से होता है, जो भी ज़्यादा वोट ले आता है वही स्पीकर बन जाता है। और जब तक स्पीकर इलेक्ट नहीं होते तब तक प्रोटर्म स्पीकर लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। यहाँ पे अब एक सवाल उठता है, अगर स्पीकर का पद खाली हो जाए तो क्या होता है? तो इन दिस सिचुएशंस वैकेंसी इज फिल्ड बाय अनदर मेंबर। यानी अगर स्पीकर का पद वैकेंट हो जाता है चाहे किसी भी वजह से, तो उनकी जगह लोकसभा का ही कोई और मेंबर स्पीकर बनने के लिए इलेक्ट किया जाता है। यानी वैकेंसी को भरने के लिए एक नया इलेक्शन कंडक्ट होता है, जिसमें एमपीज एक नए स्पीकर को चुनते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे स्पीकर का पद कैसे खाली हो जाता है। तो ये 3 तरीके से हो सकता है। पहला है इफ सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी अगर किसी वजह से स्पीकर लोकसभा का मेंबर नहीं रहते, जैसे उनकी सीट डिस्क्वालीफाई हो जाए या वो रिजाइन कर दे, तो ऑटोमेटिकली वो स्पीकर भी नहीं रहते। दूसरा है बाय रेजिग्नेशन। तो देखिए, स्पीकर अपना पद खुद से रिजाइन कर सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन वो डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। इस सिचुएशन में भी उसका सीट खाली हो जाता है। नेक्स्ट है इफ ही इज रिमूव्ड बाय मेजोरिटी रेजोल्यूशन, यानी अगर हाउस उनको हटाना चाहे तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस फॉलो होती है। पहले एक रेजोल्यूशन मूव होता है, फिर उसे मिनिमम 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, और उसके बाद अगर मेजोरिटी ऑफ द हाउस उसको पास कर दे तो स्पीकर हटा दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं रोल, पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। तो देखिए, स्पीकर का रोल सिर्फ प्रोसीजरल नहीं होता, बल्कि वो लोकसभा की डिग्निटी, डिसिप्लिन और डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए समझते हैं स्पीकर के रोल्स, पावर्स और उनकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा, यानी कि स्पीकर लोकसभा के हेड होते हैं। उनका काम होता है हाउस की प्रोसीडिंग्स को लीड करना और इंश्योर करना कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चले। वो सबसे सीनियर अथॉरिटी होते हैं विद इन द हाउस, और उनकी परमिशन के बिना कोई भी फॉर्मल एक्शन लोकसभा में नहीं हो सकता। नेक्स्ट है स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड कन्वेंशंस। तो देखिए, स्पीकर को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ प्रोसीजर्स और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का फाइनल इंटरप्रेटर। अगर हाउस में किसी रूल या प्रैक्टिस पर कंफ्यूजन हो या किसी इशू पर इंटरप्रिटेशन चाहिए हो, तो स्पीकर का डिसीजन ही फाइनल और बाइंडिंग होता है। इस वजह से उनका रोल जुडिशियल भी माना जाता है। नेक्स्ट है स्पीकर मेंटेन्स डेकोरम एंड सस्पेंड्स और एडजोर्न्स इन केस ऑफ नो कोरम, यानी स्पीकर का एक मेजर काम होता है लोकसभा में डेकोरम मेंटेन करना, यानी डिबेट्स और डिस्कशंस ऑर्डरली तरीके से हो, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। अगर किसी दिन कोरम यानी मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो स्पीकर हाउस को सस्पेंड या एडजोर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। तो देखिए, नॉर्मली स्पीकर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते,
लेकिन अगर किसी इशू पर वोटिंग में टाई हो जाए यानी बराबर वोट्स पड़े तो स्पीकर के पास होता है कास्टिंग वोट का पावर। ये वोट उनका फाइनल डिसीजन होता है जो टाई ब्रेक करता है। नेक्स्ट है स्पीकर प्रिसाइड्स जॉइंट सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। यानी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुलाई हो जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर बैठते हैं तो उस जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड करने का काम भी स्पीकर का होता है। ये यूजुअली तब होता है जब एक बिल पर दोनों हाउसेज एग्री नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है स्पीकर कॉन्डक्ट सीक्रेट सीटिंग्स। तो देखिए कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में पार्लियामेंट की सीटिंग सीक्रेट रखी जा सकती है जैसे इमरजेंसी कंडीशंस या सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कशंस। ऐसे केसेज में स्पीकर के पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो हाउस की सीक्रेट सीटिंग बुलाए और उसको कंडक्ट करे। नेक्स्ट है ही डिक्लेयर्स मनी बिल स्टेटस। यानी क्या कोई बिल मनी बिल है या नहीं इसका फैसला सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। यह एक एक्सक्लूसिव पावर है जो किसी और के पास नहीं होती। और सबसे खास बात यह है कि स्पीकर के इस डिसीजन को ना ही चैलेंज किया जा सकता है और ना ही कोर्ट में रिव्यू हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। यानी 10th शेड्यूल के अंडर अगर किसी मेंबर पर पार्टी से डिफेक्शन का इल्ज़ाम हो यानी वो अपनी पार्टी लाइन तोड़ता है तो स्पीकर डिसाइड करते हैं कि उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं। यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी लार्जली स्पीकर के डिसीजन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज। तो देखिए स्पीकर कई इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं जैसे रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और जनरल पर्पजेस कमेटी। इन कमिटीज के थ्रू हाउस की वर्किंग और प्लानिंग स्मूथ बनाई जाती है और स्पीकर का रोल इसमें सेंट्रल होता है। नेक्स्ट है ही अपॉइंट्स चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा कमिटीज। तो देखिए स्पीकर के पास पावर होती है कि वो वेरियस लोकसभा कमिटीज के चेयरपर्सन से अपॉइंट करे जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन कमिटीज के चेयरपर्सन का चुनाव स्पीकर करते हैं जिससे सरकारी कामों की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा स्पीकर ऑफ लोकसभा एक बहुत ही क्रूशियल पद होता है जहां उनके डिसीजन से लोकसभा की फंक्शनिंग, डेकोरम और डेमोक्रेसी सेफ रहते हैं। स्पीकर एक न्यूट्रल, पावरफुल और रेस्पेक्टेड अथॉरिटी होते हैं जिनके बिना लोकसभा का सही फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए दोस्तों पिछले स्लाइड में हमने स्पीकर के रोल और पावर्स को डिटेल में समझा। लेकिन सिर्फ पावर्स होना ही काफ़ी नहीं होता, उस पावर का फेयर यूज भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए स्पीकर के रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है उसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि स्पीकर अपने डिसीजंस में किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर या गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से बिल्कुल फ्री होते हैं। और इम्पार्शियलिटी का मतलब है कि वो किसी भी पार्टी या मेंबर के फेवर में झुकते नहीं बल्कि सबके साथ इक्वल और फेयर बिहेवियर करते हैं। यानी स्पीकर सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का एक प्रोटेक्टर भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ स्पीकर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की। तो देखिए स्पीकर को रिमूव करना इतना आसान नहीं होता। उनको तभी हटाया जा सकता है जब लोकसभा एक स्पेशल मेजोरिटी रेजोल्यूशन पास करे और उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ये प्रोविजन स्पीकर को प्रेशर फ्री और इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की पावर देता है। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा इज गिवन सैलरी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि स्पीकर का सैलरी और अलाउंसेज डायरेक्टली आते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि उनकी सैलरी पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं होती। यह भी एक स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड है जो उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। नेक्स्ट है ही इज नॉट एंसरेबल टू कोर्ट्स। यानी कि स्पीकर के डिसीजंस स्पेशली जो वो हाउस के अंदर देते हैं जैसे कि कॉलिंग अटेंशन, एडजॉर्नमेंट
या मनी बिल का डिक्लेरेशन वो कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये उन्हें जुडिशियल इंटरफेरेंस से बचाता है और उनकी ऑथोरिटी को रेस्पेक्ट मिलती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकली न्यूट्रल कन्वेंशन। तो देखिए, जब कोई एमपी स्पीकर बन जाता है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करे। ये एक पॉलिटिकल कन्वेंशन बन चुका है कि स्पीकर हाउस के अंदर न्यूट्रल और अनबायस्ड तरीके से काम करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए हों। उनका काम होता है हर मेंबर को इक्वल ट्रीटमेंट देना। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा स्पीकर की पावर के साथ साथ उनकी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंसी उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाती है। इसी वजह से स्पीकर का रोल लोकसभा में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड और ट्रस्टेड माना जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। तो देखिए, स्पीकर के साथ साथ लोकसभा में एक और इम्पोर्टेंट पद होता है जिसके बिना लोकसभा का काम स्मूथली नहीं चल सकता, और वो है डेप्यूटी स्पीकर। तो चलिए समझते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर कौन होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है और उनका रोल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला पॉइंट है डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड आफ्टर स्पीकर, यानी कि इनका चुनाव स्पीकर के इलेक्शन के बाद किया जाता है और इन्हें भी लोकसभा के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ये इलेक्शन भी हाउस के अंदर होता है और जनरली कॉन्सेंसस के थ्रू होता है। ये इंश्योर करता है कि जब भी स्पीकर अवेलेबल ना हो तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हाउस को लीड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है ही प्रिसाइड्स लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर। तो देखिए, स्पीकर अगर किसी वजह से हाउस में प्रेजेंट नहीं होते, जैसे इलनेस, ट्रैवल या किसी और ड्यूटी में बिजी हो, तो डेप्यूटी स्पीकर उनकी चेयर संभालते हैं। वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करते हैं, ऑर्डर मेंटेन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि डिस्कशन रूल्स के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट है ही हैज सेम वोटिंग लिमिटेशन एज स्पीकर। तो देखिए, जैसे स्पीकर यूजुअली वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर भी जब चेयर पे होते हैं, यानी जब वो हाउस प्रिसाइडिंग कर रहे होते हैं, तब वो वोट नहीं करते। वो सिर्फ उस सिचुएशन में वोट करते हैं जब हाउस में टाई हो जाता है, यानी इक्वल नंबर ऑफ वोट्स पड़ते हैं। उस केस में डेप्यूटी स्पीकर अपना कास्टिंग वोट देकर फाइनल डिसीजन देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, जब डेप्यूटी स्पीकर अपनी नॉर्मल कैपेसिटी में एज ए रेगुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे होते हैं और चेयर पे नहीं होते, तब वो वोट कर सकते हैं जैसे किसी भी दूसरे एमपी की तरह। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे डेप्यूटी स्पीकर का पद कैसे खाली हो सकता है। तो इनका पद 3 कंडीशन में वैकेंट हो सकता है। पहला है इफ सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहते, जैसे उनका टर्म खत्म हो गया हो या डिसक्वालीफाइड हो गया हो, तो उनका पद खाली हो जाता है। नेक्स्ट है बाय रेजिग्नेशन, यानी कि अगर वो खुद से रिजाइन कर देते हैं स्पीकर को, तो भी उनका पद खाली हो जाता है। नेक्स्ट है इफ रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन, यानी कि लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करके उन्हें रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर कम्स फ्रॉम ओपोजिशन सिंस 11th लोकसभा। तो देखिए, यहाँ पे एक नोटवर्थी ट्रेडिशन जो 11th लोकसभा के बाद डेवलप हुआ है, वो ये कि डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट ओपोजिशन पार्टी के एमपी को दिया जाता है। ये एक पॉजिटिव डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है जिसका मकसद है पावर शेयरिंग और फेयर कंडक्ट ऑफ द हाउस। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, चाहे वो स्पीकर के अंडर काम करे, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर का पद भी न्यूट्रल और अनबायस्ड माना जाता है। उन्हें भी इम्पार्शियल रहना पड़ता है जब वो चेयर पे होते हैं, इसलिए उनका रोल लोकसभा के स्मूथ और फेयर फंक्शनिंग में इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम समझ चुके हैं कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का रोल क्या होता है, लेकिन एक सवाल ये उठता है, जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही हाउस में ना हो तो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स कौन चलाता है। तो इस सिचुएशंस के लिए होते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है दे आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। तो देखिए, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स एक ग्रुप होता है
जो स्पीकर खुद नॉमिनेट करते हैं। इस पैनल में यूजुअली 10 एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब समझते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो दे प्रिसाइड इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर किसी वजह से कुछ समय के लिए अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि उनकी तबीयत खराब हो या वो किसी ऑफिशियल ड्यूटी पर हो, तो उस वक्त पैनल के मेंबर्स हाउस को प्रिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, और वो ये है कि दे कैन नॉट प्रिसाइड इफ बोथ द ऑफिसेज आर वैकेंट, यानी कि अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का पोस्ट ही वैकेंट है, यानी ऑफिशियली कोई भी परमानेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन हाउस प्रिसाइड नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में सबसे पहले एक नया स्पीकर इलेक्ट किया जाता है, तभी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि लोकसभा की फंक्शनिंग कभी रुक ना जाए, चाहे स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल हो या ना हो। अब हम डिस्कस करेंगे स्पीकर प्रो टर्म के बारे में। तो देखिए, जब भी नई लोकसभा का फॉर्मेशन होता है तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है। हाउस के मेंबर तो चूज हो जाते हैं, लेकिन स्पीकर अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, हाउस की पहली मीटिंग कौन कंडक्ट करता है? इसका जवाब है स्पीकर प्रो टर्म। तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। इसका पहला पॉइंट है, स्पीकर प्रो टर्म इज ए टेम्पोरारी स्पीकर, यानी कि ये एक टेम्पोरारी अरेंजमेंट है, यानी एक ऐसा स्पीकर जो थोड़े समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, सिर्फ नए लोकसभा के फर्स्ट सेशन तक। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीकर प्रो टर्म इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो देखिए, इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, और यूजुअली सबसे सीनियर एमपी को ये जिम्मेदारी दी जाती है। अब समझते हैं कि उनका काम क्या होता है। तो ही एडमिनिस्टर्स ओथ एंड एनेबल्स इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर, यानी कि इनके पास दो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ओथ दिलाना और नए स्पीकर के इलेक्शन का प्रोसेस कंडक्ट करवाना। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है, स्पीकर प्रो टर्म का रोल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इनका रोल छोटा लग सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अभी तक हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा को डिटेल में समझ लिया है। अब हम बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जैसे स्पीकर कहा जाता है, वैसे ही राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चेयरमैन कहा जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये कोई अलग से इलेक्टेड पोजीशन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसका मतलब ये पोस्ट उनको उनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के साथ ही मिल जाता है, एक तरह से बोनस रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या राज्यसभा चेयरमैन को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ रिमूव्ड एज वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वो तभी रिमूव हो सकते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाया जाए। यहाँ पे सेपरेट रिमूवल प्रोसेस नहीं होता चेयरमैन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैज पावर सिमिलर टू स्पीकर एक्सेप्ट ही कैन नॉट प्रिसाइड ऑन मनी बिल्स एंड डज नॉट प्रिसाइड ओवर जॉइंट सीटिंग्स। तो देखिए, चेयरमैन राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और उनके पास स्पीकर के जैसे ही पावर्स होते हैं। वो हाउस को चलाते हैं, डिबेट्स को कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे दो मेजर लिमिटेशंस है उनके रोल्स में। पहला है, चेयरमैन डिसाइड नहीं करते कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ये पावर सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। तो अगर कोई बिल राज्यसभा में आया, चेयरमैन उस पर रूलिंग नहीं दे सकते रिगार्डिंग इट्स नेचर एज ए मनी बिल। और दूसरा, अगर पार्लियामेंट का जॉइंट सीटिंग बुलाया जाता है, फॉर एग्जांपल लोकसभा और राज्यसभा किसी डेडलॉक में फंस जाए, तो उस जॉइंट सीटिंग को चेयरमैन नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा राज्यसभा चेयरमैन काफ़ी पावरफुल पोस्ट है, लेकिन उनकी ऑथोरिटी कुछ स्पेशल केसेज में लिमिटेड होती है।
तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। तो देखिए, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड एक्ट्स इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन। यानी डेप्यूटी चेयरमैन कोई ऑटोमेटिक पोस्ट नहीं होती, उन्हें राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है अपने बीच से। जब राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हाउस में प्रेजेंट नहीं होते, तब डेप्यूटी चेयरमैन उनकी जगह राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं। इनका रोल बिल्कुल चेयरमैन जैसा होता है। वो हाउस की प्रोसीडिंग्स चलाते हैं, मेंबर्स को बोलने का मौका देते हैं, ऑर्डर मेंटेन करते हैं और डिबेट्स को स्मूथली कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है, ही हैज सेम वोटिंग एंड प्रिसाइडिंग पावर्स एज चेयरमैन। यानी कि पावर्स की बात करें तो डेप्यूटी चेयरमैन के पास चेयरमैन के जैसे ही प्रिसाइडिंग पावर्स होती है। जब वो सीट पर होते हैं तो उनका डिसीजन हाउस में वैलिड होता है। वोटिंग के मैटर में भी सेम रूल अप्लाई होता है। वो नॉर्मली वोट नहीं करते, लेकिन अगर वोटिंग में टाई हो जाए तो डेप्यूटी चेयरमैन कास्टिंग वोट दे सकते हैं। मतलब डेडलॉक ब्रेक करने का पावर उनके पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेकेट्स ऑफिस इफ सीजेस टू बी ए मेंबर रिजाइन्स एंड रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन। तो अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में डेप्यूटी चेयरमैन का पद छूट जाता है। तो इसका 3 क्लियर रीजंस है। पहला, अगर डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर रहना बंद कर दे तो उनका पोस्ट ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाता है। दूसरा, अगर वो खुद रिजाइन कर दे और ये रेजिग्नेशन वो चेयरमैन को सबमिट करते हैं। और तीसरा, अगर राज्यसभा उनके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास कर दे तब भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो ओवरऑल डेप्यूटी चेयरमैन काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक तरह से चेयरमैन का ट्रस्टेड बैकअप। जब चेयरमैन नहीं होते तो पूरा हाउस डेप्यूटी चेयरमैन के हाथों में होता है, विथ इक्वल पावर्स एंड विथ इक्वल ऑथोरिटी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब बात करते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स की। तो दे आर नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन एंड प्रिसाइड इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। तो देखिए, ये एक छोटी सी ग्रुप होती है जो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को स्मूथली चलाने में हेल्प करती है, स्पेशली जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों ही हाउस में अवेलेबल नहीं होते। इस पैनल के मेंबर्स को राज्यसभा के चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, यूजुअली सेशन के स्टार्ट में। जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों एब्सेंट होते हैं, इनके पास प्रिसाइडिंग पावर्स होती है। वो डिबेट कंडक्ट करते हैं, मेंबर्स को एड्रेस करते हैं और हाउस का डेकोरम मेंटेन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ टेम्पोरारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। उनका रोल सिर्फ तब तक होता है जब तक असली प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वापस नहीं आ जाते। तो सिंपल शब्दों में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स एक बैकअप टीम है जो इंश्योर करती है कि राज्यसभा की फंक्शनिंग बिना रुकावट के चलती रहे, चाहे चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन मौजूद हो या ना हो। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा को अच्छे से समझ लिया। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। इसका सबसे पहला पॉइंट है, देयर आर सेपरेट सेक्रेटेरिएट फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे पार्लियामेंट के 2 अलग अलग सेक्रेटेरिएट होते हैं, एक लोकसभा का और दूसरा राज्यसभा का। दोनों सेक्रेटेरिएट्स अपने रेस्पेक्टिव हाउस के लिए काम करते हैं और दोनों कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका काम होता है हाउस की प्रोसीडिंग्स को स्मूथली कंडक्ट करना, मेंबर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीड्यूरल सपोर्ट देना और पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल एंड अपॉइंटेड बाय एंड रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी कि हर सेक्रेटेरिएट का हेड होता है सेक्रेटरी जनरल। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है और राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होता है। ये सेक्रेटरी जनरल अपने रेस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही रिपोर्ट करता है और उसी के अंडर काम करता है। सेक्रेटरी जनरल पार्लियामेंट का सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, लेजिस्लेटिव बिजनेस और सेक्रेटरियल फंक्शंस को लीड करता है।
इसका रोल प्योरली नॉन पॉलिटिकल होता है, जो पार्लियामेंट की न्यूट्रलिटी और एफिशिएंसी को बनाए रखने में मदद करता है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। यह एक ऐसा बैकबोन है जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को डे टू डे बेसिस पर संभालता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट को डिटेल में समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।